हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाम से ही लग रहा है कि जो पूंजी हम लगा रहे हैं उस पूंजी की कीमत क्या है। तो बेसिकली ये जो कैपिटल जनरेट होता है, ये कैपिटल किसी किसी एक में किसी एक इन्वेस्टर का कैपिटल नहीं होता है। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए हमें बहुत सारे शेयर होल्डर चाहिए होते हैं, या यूं कह सकते हैं आप कि बहुत सारे पार्टनर्स चाहिए होते हैं जो उस बिजनेस के लिए, वो जो उस इंडस्ट्री के लिए फंड जो है प्रोवाइड करते हैं। तो जो फंड हम कलेक्ट कर रहे हैं उन डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर से, उस फंड के बिहाफ, उस फंड, देखिए जो भी इन्वेस्टर फंड लगा रहा है, कॉमन सी बात है, वो उसके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं कि आज मैं 1 लाख लगा रहा हूँ तो 1 साल बाद तो मुझे 3 लाख मिलेगा ही मिलेगा, 3 लाख नहीं तो 2 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो उस इंडस्ट्री में या फिर वो उस बिजनेस प्लान में कुछ सर्टेन अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसके इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस है प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं बिजनेस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि अगर उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो उस 1 करोड़ को अरेंज करने के लिए हमने 4 इन्वेस्टर पकड़ लिए, सबने 25-25 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, तो उस 1 करोड़ की 1 साल बाद क्या वैल्यू होगी? क्या वो वैल्यू इतनी है जिसके थ्रू हम उन इन्वेस्टर्स को उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सके, हम फ्यूचर में यानी नेक्स्ट ईयर अपने बिजनेस को प्रॉपरली उसी अर्निंग अमाउंट से चला सके, या बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की वो उसको फुलफिल कर सके। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ओवरऑल मतलब ये होता है कि जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट का हमें क्या रिटर्न मिलेगा, उस इन्वेस्टमेंट का करंट वैल्यू क्या होगा, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सपोज दैट आपने 1 करोड़ रुपए आज की डेट में इन्वेस्ट किया अपनी कंपनी में by using different shareholders, different stakeholders, और उस 1 करोड़ से आपने 1 साल बाद 5 करोड़ रुपए कमाए। तो उस 5 करोड़ की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी, यानी जिस समय आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था उस समय इस 5 करोड़ की क्या वैल्यू होगी? सपोज कर इसकी वैल्यू 3.5 करोड़। तो कहीं ना कहीं आप 2.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट में है, तो उस प्रॉफिटेबल अमाउंट को आप इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कुछ अमाउंट आप नेक्स्ट ईयर अपने बिजनेस को प्रॉपरली चलाने के लिए सेव रखेंगे, कुछ अमाउंट अपने मशीनरीज या फिर फैक्ट्रीज की मेंटेनेंस वगैरह में यूज कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। मतलब कितना पूंजी हमें चाहिए और उस पूंजी का जो उस पूंजी का एक सर्टेन टाइम के बाद करंट वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर देखें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, तो इसमें कह रहा है एन इन्वेस्टर प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फंड्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर्स एटसेट्रा। जो भी इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म फंड्स देता है, ठीक है, टू अ कंपनी एंड क्विट naturally he accepts a good return on his investment। और ये एज्यूम कर लेता है कि उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसे कुछ समय बाद एक बड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा। So in order to satisfy the investors expectations, the company should be able to earn enough revenue। तो इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना जरूरी है। क्योंकि अगर वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा, जैसे कुछ 1 करोड़ रुपए लगाया, 1 साल बाद कंपनी ने 50 लाख रुपए कमाया उस 1 करोड़ से, तो 50 लाख घाटे में चले गए ना। तो अभी तो अपने बिजनेस को ही नहीं संभाल पाएंगे उस अमाउंट पे, हम उन इन्वेस्टर्स को कहां से देंगे? तो कहने का मतलब है कि इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करते हैं किसी भी इंटरप्राइज के लिए। Thus to the company the cost of capital is the minimum return of rate। देखिए अगेन वही पॉइंट आ गया जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिटर्न ऑफ रेट।
किस रेट से आपको रिटर्न मिलेगा, यानी जो आपको रिटर्न मिल रहा है उस रिटर्न की करंट वैल्यू क्या होगी। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है हमें एटलीस्ट कैलकुलेट करना होता है, वही कह रहा है जस्ट टू द कंपनी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न द कंपनी मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑन द इन्वेस्टर्स। मतलब आपने 1 करोड़ रुपया लगाया बिजनेस में, तो आपको उसी समय ये कैलकुलेट करना होगा कि इस 1 करोड़ के लिए कम से कम रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए, कम से कम रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए, मतलब किस परसेंटेज पे आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, ताकि आप अपने सारे एक्सपेंसेस को, सारे शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स को सब प्रॉपरली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सके। If a company can raise long-term funds from the market at 10%, then 10% can be used as cut-off rate as the management gains only when the project gives return higher than 10%. Hence, 10% is a discount rate or cut-off rate. In other words, it is a minimum rate of return. तो इस एग्जांपल में देखिए जो 10% हमें मिल रहा है, ये 10% यहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, क्योंकि ये वो मिनिमम रिटर्न, ये वो मिनिमम प्रॉफिट है जिस प्रॉफिट पे हम सारी चीजों को बिल्कुल मैनेज करने की सिचुएशन में है। इससे ज्यादा मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कम होगा तो हमारा जो बिजनेस है वो डगमगा जाएगा। In order to maximize the shareholders' wealth through increased price of share, a company has to earn more than the cost of capital. वही मैंने बताया कि 10% तो रिटर्न ऑफ रेट है, लेकिन ये मिनिमम रिटर्न ऑफ रेट है, यानी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मिनिमम जो है वैल्यू उसकी 10% है, लेकिन अगर हम अपने कंपनी की वैल्यू को और बढ़ाना चाहते हैं तो 10% से ज्यादा हमें अर्न करना होगा, ताकि हम अपने बिजनेस की मार्केट वैल्यू जो है और इंक्रीज कर सकें। The firm's cost of capital can be determined by working out weighted average of the different costs of raising different sources of capital. The cost of capital is the minimum rate of return which the company is expected to earn from a proposed project, so as to make no reduction in the earning per share to equity shareholders and its market price. तो minimum rate of return जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहला है डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई प्रॉपरली है तब जाकर के हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बैलेंस कर पाएंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेड रेट क्या होनी चाहिए ताकि हम उस इन्फ्लेशन रेट को मैनेज कर सकें। वेरियस रिस्क इन्वॉल्व, ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउनग्रेड हो सकता है, तो रिस्क ऑफ फैक्टर को हम पहले ही प्री डिटरमाइन करके उसको कंट्रोल करके उसको रिजॉल्व कर दें। डेब्ट इक्विटी रेशियो टू द फर्म, डेब्ट इक्विटी का मतलब कितना है आपके पास और कितना देना है, उसके रेशियो को आप प्रॉपरली बैलेंस करके चलें। ऐसा ना हो कि लिया बहुत ज्यादा है मार्केट से और कमा बहुत कम पा रहे हैं, कि आपके पास देने के लिए बहुत कम है, तो वो रेशियो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है। अब अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या क्या सिग्निफिकेंस है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लेज a vital role in decision making process of financial management. The financial leverage, capital structure, dividend policy, working capital management, financial decision, appraisal of financial performance of top management. तो ये कुछ बेसिक सिग्निफिकेंस है हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। So the significance
or importance of cost of capital may be stated in the following ways. पहला क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए? मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं तो आसान शब्दों में समझिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आप इतना कमा लेना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कि आप अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर सके और अपने बिजनेस को और ग्रोथ की ओर ले आ सके। तो उन सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत होती है। तो ज्यादा रेवेन्यू तभी जनरेट होगा जब आप अपने बिजनेस की मार्केट वैल्यू को बढ़ाएंगे। वही कह रहा है maximization of the value of the firm. सेकेंड है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। जो आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली वो जो बजट है वो प्रॉपर बजट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने रॉ मटेरियल में बहुत खर्च कर दिया, आपने सैलरी बांटने में बहुत खर्च कर दिया, आपने मशीनरी में बहुत खर्च कर दिया और उस हिसाब से आपने डिमांड और सप्लाई को मैनेज ही नहीं कर पाए। मतलब जहां आपकी क्षमता थी 10 मशीनों पे काम करवा पाने की और आपने 100 मशीनें खरीद ली, तो 100 मशीनों को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसा भी चाहिए, बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए। यानी आपने मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा उठा लिया लेकिन आप काम सिर्फ 10 मशीनों से करवा पा रहे हैं। यानी आप इतना ज्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया है लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को आप प्रॉपरली यूज करके डिमांड और सप्लाई को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या होगा, बिजनेस लड़खड़ा जाएगा। यानी आप अपने बजट को लेके चलिए प्रॉपरली, आप सही अमाउंट अपने मशीनरी की परचेजिंग पे लगाइए, सही अमाउंट आप मैन पावर पे लगाइए, सही अमाउंट आप मेंटेनेंस पे लगाइए, सही अमाउंट आप रॉ मटेरियल परचेज करने में लगाइए। मतलब आपका एक्सपेंसेस बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसीजंस रिगार्डिंग लाइजिंग। मतलब एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नेसेसरी इन टेकिंग लीजिंग डिसीजंस ऑफ बिजनेस कंसर्न्स। तो बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसको लेने से पहले आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एस्टिमेशन करके उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करना होता है उस डिसीजन को लेने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो भी कैपिटल आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो आपको इनिशियल कैपिटल चाहिए, उस कैपिटल को आप किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आपने 1 करोड़ रुपया लगाया, उस 1 करोड़ से आपने 2 करोड़ रुपए कमाए, अब उस 2 करोड़ को आपने सारे इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बांटने में खर्च कर दिया, तो आपके पास कुछ पैसा बचा नहीं आगे नेक्स्ट ईयर अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उस पर काम करने के लिए। तो आपको अपने वर्किंग कैपिटल को प्रॉपरली मैनेज करके चलना होता है। डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस का मतलब ये है कि जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं या जो भी आपके मैन पावर के एक्सपेंसेस या जो भी आपको रॉ मटेरियल में एक्सपेंसेस है, उस एक्सपेंस यानी जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों को, ठीक है, जो भी अमाउंट आपको देना है वो उस अमाउंट को आप किस तरह से मैनेज करते हैं, यानी जो डिविडेंड डिसीजन है आपका, उसको किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपके जो आपका बिजनेस या फिर जो आपकी इंडस्ट्री चल रही है, उस आपके बिजनेस या इंडस्ट्री की क्या परफॉर्मेंस है, उसको टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है किसी टाइम इंस्टेंस में आपका बिजनेस में प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई मीट ना कर रही हो, तो अगर ऐसा किसी इंस्टेंस में अगर आपको लगता है तो उसको मैनेज करने के लिए आप प्रॉपर मार्केटिंग करेंगे या फिर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। और वो इवैल्यूएशन अगर वो उस इवैल्यूएशन को अगर फाइनेंशियल के टर्म में बोले तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन को मैनेज करना। फाइनेंशियल परफॉर्म क्योंकि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो प्रोडक्शन पे ही डिपेंडेंट है, वो मार्केटिंग पे ही डिपेंडेंट है, वो आपकी परचेजिंग पे ही डिपेंडेंट है, वो आपके एक्सपेंसेस पे ही डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो है इवैल्यूएट करते रहिए टाइम टू टाइम, जहां भी आपको थोड़ी भी लूप होल्स लगे आप उसको ऑन द स्पॉट मैनेज करें। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक सिग्निफिकेंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, कैसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आइडेंटिफाई करके उसको
अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए इसको यूज करता है। अब मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, कैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम मेजर करते हैं। So cost of capital is measured for different source of capital structure of a firm. It includes cost of debentures, cost of loan capital, cost of equity share capital, cost of preference share capital, cost of retained earning, etc. Because जो भी आपने अमाउंट मार्केट से उठाया है या जो भी शेयर होल्डर्स ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो हो सकता हो वो इन्वेस्टमेंट डिवेंटर्स के थ्रू हो, वो इन्वेस्टमेंट लोन के थ्रू हो, वो इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर के थ्रू हो, वो इन्वेस्टमेंट शेयर कैपिटल के थ्रू हो। तो जहां से भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट में अलग अलग तरह का रिटर्न हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि जो ओवरऑल हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के लिए, वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो इसी को समझने के लिए, इसी को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में फोकस करेंगे, जैसे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ओवरऑल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अगर हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो कह रहा है द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म नॉर्मली इंक्लूड्स द डेब्ट कैपिटल। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम फाइनेंस के टर्म में डिफाइन करते हैं, वो बेसिकली डेब्ट कैपिटल के टर्म में मेजर किया जाता है कि बेसिकली हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना डेब्ट है। ठीक है, कितना कितना हमने पैसा मार्केट से लिया हुआ है। ठीक है, डेब्ट में बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स बॉन्ड, हम बॉन्ड के थ्रू भी इसको मैनेज कर सकते हैं। टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक्स, बैंक्स से लोन लेके मैनेज कर सकते हैं। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो जो आप ये ऐसे कह सकते हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आप चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसके डेप्थ कैपिटल सब चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस डाला 1 करोड़ का, अब उस 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में मैंने 90 लाख रुपए बैंक से लोन लिए थे, 10 लाख सिर्फ मेरा था। तो मेरे बिजनेस का जो डेप्ट कैपिटल है बहुत नेगेटिव है। मतलब मेरे बिजनेस को बहुत पॉजिटिव फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट से नहीं देखा जाएगा। लेकिन वही अगर मैंने सिर्फ 10 लाख लोन लिया, 90 लाख मेरा खुद का है, तो जो मेरे बिजनेस का जो डेप्ट कैपिटल है वो बहुत पॉजिटिव रिफ्लेक्शन डालेगा मार्केट में। वही कह रहा है डेप्ट कैपिटल जो है हम नॉर्मली इसको डिबेंचर्स बॉन्ड के थ्रू मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बैंक लेके मैनेज करते हैं। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को अगर आप चेक करना चाहते हैं, उसके डेप्ट कैपिटल को मेजर करना बहुत जरूरी है। The amount of interest payable for issuing debentures is considered to be the cost of debentures or debt capital gain. Cost of debt capital is much cheaper than the cost of capital raised from other sources because interest paid on debt capital is tax deductible. तो जो भी हम डेब्ट कैपिटल मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो डिबेंचर्स के थ्रू हो, चाहे बैंक से लोन लेके कर रहे हो, इसमें क्या होता है बेसिकली जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है इन कंपेयर टू अदर अदर सोर्स ऑफ इनकम, जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स की बात किया, जो हम डेब्ट कैपिटल को भी हम मेजर कर रहे थे, अब हम शेयर कैपिटल को मेजर कर रहे हैं। सो फॉर प्रेफरेंस शेयर्स द डिविडेंड रेट कैन बी considered as its cost, since it is this amount which the company wants to pay against the preference share. Like debentures, the issue expenses or the discount premium on issue redemptions are also to be taken into account.
शेयर्स की बात करें तो जो शेयर की अगर हमने कोई शेयर परचेज किया फॉर एग्जांपल, तो ये फिक्स नहीं होता है कि हमें 1 साल बाद इतना रिटर्न मिलना ही मिलना है। वो डिपेंड करता है करंटली मार्केट सिचुएशंस क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो शेयर कैपिटल है वो मच बेटर है डिबेंचर से। मतलब बैंक से लोन ले बजाय इसके हम शेयर कैपिटल फिक्स कर दे। मतलब अपने दोस्त को बोले भाई तुम 10 लाख रुपए लगाओ, अगर प्रॉफिट अर्न होगा तो मैं तुमको उसी के रेशियो में प्रॉफिट दूंगा, यार लॉस अर्न होगा तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये तो उसकी चॉइस है ना, वो इन्वेस्ट करता है नहीं करता। लेकिन अगर मैंने बैंक से 10 लाख रुपए लिया, मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बैंक को तो मुझे पैसे देने ही देने हैं। तो कहीं ना कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो है बहुत बेनिफिशियल, बहुत प्रॉफिटेबल नहीं होता हमारे बिजनेस के लिए। इसीलिए हम डेब्ट कैपिटल के अलावा रिमेनिंग जो अदर सोर्सेज है उनको हम फॉलो करते हैं। थर्ड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ऑर्डनरी शेयर्स। द फंड्स required for a project may be raised by the issue of equity share which are of permanent nature. They funds, अच्छा यहाँ इक्विटी शेयर का मतलब ये है कि ऐसे आपने देखा होगा ऑप्शन होता है कि हम अपने कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं, तो 10% शेयर अगर बेच रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को परचेज करती हैं। तो वो जो परचेजिंग होती है परमानेंट बेसिस पे होती है, ठीक है, टेम्पोररी नहीं होती है। तो these funds need not be repayable during the lifetime of the organization. Calculation of the cost of the equity share is complicated because unlike debt and preference share, there is no fixed rate of interest or dividend payments. और अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में बेसिकली कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि किस रेशियो में पे करना है, तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होता है। यही रीजन है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। उन सोर्सेज का जो बेसिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो हमें कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है, उसी के बिहाफ पे हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट कर पाएंगे। Cost of capital share is calculated by considering the earning of company, market value of the shares, dividend per shares, and the growth rate of dividend or earning. मतलब ये वही वाली बात है कि जैसी कंपनी की ग्रोथ होगी उस हिसाब से उनको प्रॉफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। The profit retained by a company for using in the expenses of the business also entailed cost. When earnings are retained in the business, shareholders are forced to forego dividends. The dividends foregone by the equity shareholders are in fact as opportunity cost. Thus, retained earning involves opportunity cost. मतलब आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया था, 10 लाख से कंपनी आपके उस 10 लाख से कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाए, तो वो कंपनी पूरा 5 लाख आपको ना देकर के 2.5 लाख आपको दे दे रही है, और 2.5 लाख जो है अपने पास बचा के रख रही है और बिजनेस का एक्सपेंस करने के लिए। यानी आपने 2.5 लाख अपना प्रॉफिट ले लिया, लेकिन 2.5 लाख आपने दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने जो इन्वेस्ट किया था उस पर प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिटेबल अमाउंट को फिर दोबारा से आप इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। मतलब जो अर्न किया उसको कंपनी ने अपने पास रख लिया, ठीक है। तो यही इन्हीं सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर हम मर्ज कर दें तो हमारा निकल के आता है ओवरऑल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ए फर्म में प्रोक्योर लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अपने बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स को मैनेज करती है, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू, डिवेंचर्स के थ्रू, टर्म लोन के थ्रू, रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू। So at different cost depending on the risk receiving by the investors, तो different different source जिसके थ्रू हम फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, इनका रिस्क फैक्टर भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल का होगा। When all these costs of different forms of long term funds are weighted by their relatives proportion to get overall cost of capital, it is termed as weighted average cost of capital. तो ऊपर के जो चार अभी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखे, उन सभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर हम मर्ज कर दें तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है हमारे कंपनी का, जो ओवरऑल कैपिटल है, ठीक है, उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो while taking financial decisions, the weighted or composite cost of capital is considered. The weighted average cost of capital is used
by an enterprise because of the following reasons. पहला रीजन क्या है? It is useful in taking capital budgeting, investment decision. अपने बिजनेस का क्या कैपिटल बजट होना चाहिए, इसका डिसीजन हम ले सकते हैं आसानी से. इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसका डिसीजन ले सकते हैं आसानी से. It recognizes the various sources of finance from which the investment proposal derives its lifeblood. अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो हमें मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऐसे मिल जाएंगे जो हमारे बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं. It indicates an optimum combination of various sources of finance for the enhancement of the market value of the firm. It provides a basic for comparison among projects as a standard or cutoff rates. मतलब आपने चार अलग अलग तरह की कंपनियां हैं, सभी कंपनियों में अगर सपोज करें सब में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ रुपए है, तो उन सभी का आपने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला तो आपको दिखा कि इस कंपनी ए का कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज्यादा है, कंपनी बी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे कम है, कंपनी सी का उससे कम है, कंपनी डी का उससे कम है. तो कॉमन सी बात है, जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होगा उसको हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न हमें उसमें उस बिजनेस में हमें मिल रहा है. तो ये बेनिफिट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस के रिगार्डिंग सारी प्लानिंग प्रॉपर्ली कर पाते हैं. थैंक यू.